मानसून की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा। अल्मोड़ा जिले में एसडीआरएफ की बटालियन खोलने के दिए निर्देश, कहा मानसून चुनौतियों से भरा। विधायक शैला रानी मैक्स अस्पताल में भर्ती, सीएम ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल, डॉक्टर्स से लिए विधायक की हेल्थ अपडेट। हरिद्वार पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। त्रिवेंद्र बोले, हरिद्वार का विकास पहली प्राथमिकता। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में फिर कहर बरपाएगी गर्मी, 14 जून तक मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट, 42 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां 10 जुलाई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए विधानसभा संयोजक और प्रभारियों को जल्द भेजने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक लोकसभा का चुनाव था, अब विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएंगे। प्रत्याशियों के चयन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अभी चर्चा चल रही है, जल्द ही जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा की तैयारी करेंगे। नहीं, देखिए, अभी चूंकि इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। हम लोग चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा की तैयारी करेंगे। नहीं, देखिए, अभी चूंकि इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। तो देश के साथ साथ ही उत्तराखंड में भी मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हर साल आपदा जैसी संभावना बनी रहती है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सारा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर रहे और आपदा आने की संभावना को देखते हुए रोड और नालियों के काम के साथ साथ आपदा संभावित इलाकों में तैयारी रखे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने आपदा के लिए तैयार रहने को लेकर प्रशासन को निर्देशित कर दिया है। सत्र हमेशा से हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहाँ भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियाँ करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहाँ साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें। चूँकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से चूँकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। नवनिर्वाचित हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने एक बैठक की। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं नवनिर्वाचित हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। योग आप लोगों ने चुनाव में किया है, हमारी बात जनता तक पहुंचाई है। इस बीच हमारा कार्यकर्ताओं से कई बार मिलना हुआ। अब हमको जनता का आभार प्रकट करने की दृष्टि से हम कार्यकर्ताओं से विचार करेंगे, क्योंकि आचार संहिता भी लग चुकी है और आदर्श आचार संहिता प्रारंभ हो गई है। तो कार्यकर्ताओं से बैठ करके जनता का आभार हम कैसे, मतदाताओं का आभार हम कैसे प्रकट करेंगे, उसके बारे में आज हम मिले हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं हरिद्वार लोकसभा की जनता का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने बहुमत के साथ हरिद्वार लोकसभा जिताकर और मुझे सांसद यहाँ से बना। तराई पूर्वी उप वन प्रभाग की खटीमा रेंज के अंतर्गत साल बोजी नंबर 1 वन क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र के बड़े हिस्से में हुए अतिक्रमण को हटाया गया। तराई पूर्वी वन प्रभाग की अधिशासी अधिकारी संचिता वर्मा ने बताया कि कोर्ट के
आदेशानुसार खटीमा रेंज के अंतर्गत वन क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए विस्तृत अभियान शुरू कर दिया गया है। ये हमारी खटीमा रेंज के अंतर्गत जो हमारी रेंज है सालगोशी 1 और 2, वहाँ पर ये काफ़ी टाइम से अतिक्रमण चला आ रहा था और बीच बीच में हमारे द्वारा विभिन्न प्रयास किए थे इस अतिक्रमण को हटाने के। तो कोर्ट के आदेशों के क्रम में आज पुनः हमारे द्वारा ये अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है और आज भी हमारे द्वारा कई दुकानों को और कई जो अस्थायी निर्माण यहाँ पर बनाए गए थे टिन शेड की मदद से उनको हटाया गया है। नीट पेपर में हुई धांधली को लेकर कोटद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक के साथ ही टोल टैक्स, बिजली, गैस, दूध जैसे रोजमर्रा के उपयोगी उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा कि लाखों बच्चों ने अपने भविष्य के लिए नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर में धांधली हुई है। साथ ही कहा कि दूध से लेकर बिजली, गैस के दामों में भी केंद्र सरकार लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इस वजह से आम जनता पर बोझ पड़ रहा है। लाखों बच्चों ने अपने भविष्य को संवारने के लिए नीट की परीक्षा दी थी और केंद्र सरकार की विफलता के कारण, उनकी अक्षमता के कारण वो परीक्षा में धांधली भी है और उसका पेपर लीक हुआ है, जिससे कि लाखों बच्चों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। उन बच्चों के साथ हमें उनके भविष्य से केंद्र सरकार को खिलवाड़ नहीं करने देंगे और उसी के खिलाफ नीट पेपर की जो धांधली में उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका और जल्दी अगर उस पर सीबीआई जांच की जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। दूध में, बिजली के और हर गैस पे दाम बढ़ा दिए, उसका भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया है और जब से ये तानाशाही सरकार आई है। खबर देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय सचिव को पत्र जारी करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों के खातों में धनराशि अविलंब हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना कोरोना काल में शुरू की गई थी। योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिजनों को खो दिया है, लेकिन राज्य में आचार संहिता लगने के कारण धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित नहीं हो पाई थी। योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही संवेदनशील योजना है, जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोविड में अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक चाहे एक रहा हो या दोनों ना रहे हो, ऐसे वंचित बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को चूंकि आचार संहिता लगने के कारण डिपार्टमेंट उनको जो 3,000 रुपये आर्थिक मदद प्रति माह करता आया है, वह 3 महीने से उनको नहीं मिल पाया था और आचार संहिता जैसी समाप्त हुई इसका संज्ञान हमने लिया, क्योंकि हमने उनसे ये वादा किया है कि हम उनकी बुआ की भूमिका हमेशा निर्वहन करते रहेंगे। तो 3 महीने का शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब वह धनराशि उनके खाते में डीबीटी कर दी जाए, ये निर्देश विभाग को दिए हैं। विभाग ने उसकी तैयारी भी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम लोग उनके खातों में सीधे सीधे उनकी धनराशि जो उनका हक है उनको देंगे। बिजली के दामों में वृद्धि को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विकासनगर पहुंचकर प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि विद्युत के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है उससे आमजन प्रभावित हो रहा है। सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना होगा। साथ ही बिजली के बढ़ते दामों पर रोक लगाने की मांग भी उन्होंने की। बिजली के दामों में जिस प्रकार सरकार लगातार बढ़ोतरी करी, इसने एक आम जो उपभोक्ता है उसका जीना हराम कर दिया। सरकार कई तरह से लूटने का काम कर रही है, चाहे फिक्स चार्जेस के नाम पर सरकार को थोड़ी भी अगर सद्बुद्धि है, थोड़ा भी जनता की तरफ अगर उसको दया है तो उसे लाइन लॉस कम करने की दिशा में और तमाम जो ये यूनिट के स्लैब बनाए गए उसको 150 से 200 यूनिट का करना चाहिए और जो हमारा फिक्स चार्जेस इन्होंने हमारे पे थोपा है उसको न्यूनतम करे, जिससे आम उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल करे। जहां एक और पूरा देश भीषण गर्मी से तप रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चंपावत के सिफ्टी क्षेत्र के ओखला दूंगा का कोयरा ताल में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। सिफ्टी क्षेत्र के पीएलबी गोविंद महर ने बताया कि रोज कोयरा ताल में दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, हल्द्वानी, खटीमा, बरेली, लोहाघाट से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक परिवार सहित पहुंच रहे हैं और ताल में नहाने का आनंद उठाते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं। वहीं पीएलबी गोविंद ने कहा कि प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम
नहीं किए हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध भगवान श्री विश्वनाथ और मां जगदीश शीला की डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का स्वागत कार्यक्रम रामनगर रोड पर मेहरोत्रा इंटरप्राइजेस पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी रहे, जिन्होंने रथ यात्रा के दौरान मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नैथानी ने पौराणिक महत्व के बारे में बताया। इस यात्रा का उद्देश्य विश्व कल्याण और देव संस्कृति को जीवित रखना है। आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये यात्रा आज हमारे स्थान पे आके इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और विश्व कल्याण के लिए बहुत समृद्धि की बात है। 10,500 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। काशीपुर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलना एक बहुत बड़ी बात है। हर पवित्र धाम जाती है, 1000 से ज्यादा मंदिर जाते हैं। देवभूमि का कंसेप्ट हमारा साकार हो। हमारे राज्य की आत्मा देवभूमि की है, क्योंकि हमारे राज्य को देवभूमि का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए ये यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष। 16 मई को विश्वनाथ पर्वत से चली थी। 17 मई को हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद ये हरिद्वार जनपद, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल होते हुए आज उधम सिंह नगर के काशीपुर में। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। उपचुनाव की घोषणा के बाद सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में सभी दलों की चुनावी सरगर्मियां और तैयारियां शुरू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन स्तर पर एफएसटी टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों और कार्यालय के आसपास लगे पार्टियों के प्रचार प्रसार सामग्री, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सहित झंडे आदि हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा में कुल 1,02,145 मतदाता हैं। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत बतियानी ग्राम सभा के नकेला गांव में 36 साल के युवक महेश सिंह को भवन निर्माण के दौरान खुले हुए बिजली के तारों से करंट लग गया। इसके बाद परिजन आनंद फानन में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर बीना मेलकानी ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही बताया कि मौत अस्पताल आने से पहले ही हो चुकी थी। मृतक के परिजन और जनप्रतिनिधियों ने इस घटना का जिम्मेदार विद्युत विभाग को माना है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। में आया था तो मृत अवस्था में आया था, उसका जांचें करी गई थी तो ईसीजी में फ्लैट लाइन आई थी। उनके साथ वालों ने हिस्ट्री बताई है, करंट लगने से उसकी मौत हुई है घर में, और बस अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है। चाचा जी का जो देहांत हुआ है, विभाग की बहुत ऐसी लापरवाही है जिसकी वजह से हमने अपने चाचा को खोया है। जो हमारे चाचा भी 15-20 दिन पहले ही घर आए थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर है, और ये अब कुछ काम कर रहे थे, घर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से जो तार खुले हुए थे उसमें इनका हाथ टच हो गया और इनको करंट लग गया, जो जिससे इनकी डेथ हो गई। हम विभाग से और प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। घटना हमारे क्षेत्र में ही हुई है। ये मटियानी के नकेला क्षेत्र जो हमारा गृह क्षेत्र है उसमें ये घटना हुई है, और बताया जा रहा है कि उनको करंट लगा था। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो वो जब 108 से उनको लाया गया हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उनको डेथ घोषित किया। बहुत बुरी स्थिति, उनकी बहुत दयनीय स्थिति में हुआ है, और पता चला है कि ग्रामीण उनके घर वालों के द्वारा कई बार विभाग को बताया कि ये लाइट के तार खुले हैं और इनको सही तरीके से लगाया जाए, लेकिन विभागीय लापरवाही अगर उनके घर वाले कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। बहादुराबाद सिडकुल हाईवे समेत सुभाष नगर और हरिद्वार क्षेत्र में कई जगहों पर खनन विभाग ने अवैध खनन के भंडारण करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार में कई जगह अवैध खनन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। साथ ही कार्यवाहक विभागों के अधिकारी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए छापेमारी भी कर रहे हैं। हरिद्वार खनन विभाग के जिलाधिकारी काजिम रजा ने बताया कि अवैध खनन के भंडारण पर रोक लगाने के लिए टीम गठित की गई है। हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सख्त है।
मिली थी आपके द्वारा के राजा बिस्कुट चौक से लेके और आगे तक के एरिया में अवैध भंडारण है जो रोड पे थे। अब पहले वो अपनी जगह में थे, उसके बाद नाला बना तो अतिक्रमण करके वो नाले की तरफ आ गए हैं। तो इसमें हम एक एसडीएम साहब के साथ संयुक्त जांच करेंगे, जिसके लिए हम क्या है पता लग जाएगा कि किसकी ज़मीन है, किसका क्या, अगर अतिक्रमण है तो उस पर भी कार्रवाई होगी एसडीएम साहब की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से जो भी होगी, और जो अवैध भंडारण है उन पर भी कार्रवाई। हरिद्वार के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गब्रियाल मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक उन्होंने की। आपको बता दें कि उपचुनाव में कई मतदाता प्रतिभाग करेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगते ही राजनीतिक दलों के बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर उतारने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से वार्ता करके उन्हें चुनाव से जुड़ी जानकारी भी दी गई है, उनके सुझाव लिए गए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि विधानसभा उपनिर्वाचन और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता से कराने के लिए जिला प्रशासन वचनबद्ध है। विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 जून को घोषणा हो गई है और 14 तारीख से ही नॉमिनेशंस वगैरह लिए जाएंगे और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी जो है वो 21 जून तक चलेगी। 24 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म्स की समीक्षा होगी और 10 जुलाई को मतदान की तिथि है और 13 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी और 15 तक हमारा जो आचार संहिता लागू है वो लागू रहेगी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा, मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्टू का कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पहले से तैयार है और इन दोनों ही विधानसभा सीटों को जीतने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बची थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था और हमने तब भी जो है दोनों सीटों पर लोकसभा चुनाव के बीच में उपचुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव के बीच ये जो है चुनाव संपन्न नहीं हो सके। अब चुनाव की घोषणा हो गई तो हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि आप अगर लोकसभा चुनाव के मतदान के आंकड़ों को उठाएं तो मंगलौर विधानसभा में जो है कांग्रेस पार्टी की लीड इतनी ज्यादा है कि भाजपा उसको निश्चित तौर पर जो है कवर नहीं कर पाएगी। निश्चित तौर पर दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये इसका मुझे पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिए आदेश जारी किया है। इसके बाद सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। सीएम धामी का कहना है कि इस धनराशि से राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड इन दिनों फिल्मों की शूटिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसी फिल्म की चर्चा जोरों पर है जो उत्तराखंड के संदर्भ में वैश्विक तौर पर सबसे अलग होने वाली है। इस फिल्म का नाम है मीठी। फिल्म उत्तराखंड के मिलेट्स, पारंपरिक मोटे अनाजों और अन्य उत्पादों को लेकर बनाई गई है। फिल्म उत्तराखंड के खाद्य उत्पादों को लेकर ही बनाई गई है। फिल्म उत्तराखंड की मीठी मिट्टी के उत्पादों पर केंद्रित है। फिल्म में बताया गया है कि देवभूमि उत्तराखंड की मिट्टी किस तरह के अनाज पैदा करती है और ये अनाज किस तरह से इंसान के लिए देवतुल्य है। इस फिल्म का उद्देश्य पूरे विश्व में उत्तराखंड के अनाजों को प्रचारित और प्रसारित करना है। फिल्म का उद्देश्य हर व्यक्ति के जीवन में मिठास लाना भी है। तो हरिद्वार लोकसभा से हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 14 विधानसभा की जनता ने हमें अपना सहयोग प्रदान किया है। चुनाव में अपनी बात को जनता के समक्ष उठाया, लेकिन दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत की बधाई दी। वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा, जीत हार का फैसला तो जनता ही करती है, लेकिन वो क्षेत्र की जनता के मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि 72 सूत्रीय मांगों के एजेंडे को केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। मांगों के क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वीरेंद्र रावत ने कहा कि बेरोजगारी,
महंगाई जैसे मुद्दे को समय समय पर उठाते रहेंगे। जब चुनाव लड़ा तो 72 सूत्रीय मेरे कार्यक्रम थे, एजेंडा था, उसको लेके मैं जनता के बीच में गया। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर मैं लोकसभा में सदस्य चुना गया तो लोकसभा के अंदर जो है इसके लिए संघर्ष करूंगा, और अगर दुर्भाग्यवश नहीं हुआ तो सड़क में इसके लिए संघर्ष करूंगा। मैं अपने इस 72 सूत्रीय एजेंडे को लेकर माननीय सांसद महोदय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि भाई अब तो डबल इंजन की सरकार है और कृपया करके जो है इस कार्य को करने का काम करें। और मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये 72 सूत्रीय एजेंडे को जो है, जो कार्यक्रम है हमारा, इसको हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में इसको लागू करने का और इस पर कार्य करने का काम करें। उत्तराखंड में मौसम शुष्क होने से मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। देहरादून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिलने के साथ ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। वहीं दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम में परिवर्तन के आसार नहीं है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के चौमेल में शादी में शामिल होने जा रहे चंपावत निवासी पूर्व सैनिक पंकज पांडे की गाड़ी चौमेल रोड पर मंगोली के पास गहरी खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद टीम ने फायर स्टेशन लोहाघाट को सूचना दी। इसके बाद फायर टीम FSSO चंदन राम के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और रात के अंधेरे में कड़ी मशक्कत के बाद पूर्व सैनिक को गहरी खाई से बाहर निकाला। इसके बाद सैनिक को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमें 112 से सूचना मिली थी। चौमेल में लगभग 10 बजे के आसपास एक व्यक्ति की बाइक खड़ी है, उसका मोबाइल है, संभवतः वो खाई में गिर गया है। तो सूचना पे पुलिस भी गई, फायर सर्विस को भी भेजा गया। पता चला तो वो खाई में नीचे गिरा हुआ था। आज उसकी PM और पंचायत में की कार्रवाई की जाए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने से देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उधम सिंह नगर के महुआ खेड़ागंज क्षेत्र में जश्न का माहौल बना हुआ है। स्थानीयों ने भाजपा की नेत्री प्रियंका अग्रवाल और राजेश कुमार की लड्डुओं से तुलाई की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बाजपुर विधानसभा कांग्रेस से विधायक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने विजय हासिल की। मुख्य चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की गई, साथ ही ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब इलेक्शन का टाइम था उस समय कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य चाहिए। महुआ-खेड़ागंज बहुत ही अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। आपके सामने यहाँ पर अपार वोटों में वृद्धि हुई है और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी नेतृत्व, अब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ इस समय ले रहे हैं। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी महुआ-खेड़ागंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है उत्साह मनाया है। और निश्चित रूप से संविधान उन लोगों के लिए खतरे में है जो देश की उन सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं, जो आज तक उन्होंने लूट खसोट करी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का काम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जब भारी पड़ने लगा है तो उनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।